नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष अपने पुराने विषय कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी की दूसरी कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, पहली कड़ी में हमने कोरोना वायरस के बारे में जाना और उसका संक्रमण किस प्रकार से होता है इसको समझा। इस कड़ी में हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का विस्तार क्षेत्रीय आधार पे किस प्रकार होता है, WHO की इसमें क्या भूमिका होती है और कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके जांच संबंधी तकनीकें क्या है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस या किसी भी वायरस संबंधी जो बीमारी होती है, इसका विस्तार किसी न किसी स्थान से होता है। वो कोई शहर हो सकता है, वो कोई बाज़ार हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण का विस्तार चाइना के वुहान शहर में स्थित सी फूड मार्केट से हुआ था। जब किसी बीमारी का विस्तार या प्रसार शुरू होता है, अर्थात जहाँ से ये संक्रामक बीमारी प्रारंभ होती है, उस अवस्था को आउटब्रेक कहा जाता है। जब यह आउटब्रेक एक विस्तृत क्षेत्र में यानी कि पूरे शहर में या विभिन्न देशों के कुछ शहरों में तेज़ी से फैलने लगता है, तो उस स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। यानी कि एपिडेमिक में बीमारी का प्रसार किसी निश्चित क्षेत्र में तीव्रता के साथ होता है। और दोस्तों, जब ये बीमारी पूरे वैश्विक स्तर पे फैल जाती है, जैसे कि कोरोना का विस्तार अब वैश्विक स्तर पे हो चुका है, तो इस स्थिति को पैंडेमिक या महामारी कहा जाता है। और जब ये बीमारी किसी क्षेत्र में अस्थायी रूप से अपना निवास बना लेती है, यानी कि उस बीमारी के लक्षण एक निश्चित समय के पश्चात उस क्षेत्र में समय समय पर दिखने लगते हैं, तो ऐसी अवस्था को एंडेमिक कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये सब बीमारियों को आउटब्रेक, एंडेमिक, पेंडेमिक घोषित कौन करता है? तो इसके लिए जो वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च संस्था है, उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। दोस्तों, किसी बीमारी को महामारी घोषित करना, एपिडेमिक घोषित करना, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का दायित्व है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियां फैलती हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के संबंध में, उनमें समन्वय बनाने के संबंध में सारे दायित्वों का निर्वहन WHO के द्वारा किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक समन्वय और निर्देशनकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यह 194 सदस्यीय संस्था है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसुस हैं। भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन अभी कुछ समय पहले ही नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कोरोना बीमारी के लक्षण से आप लोग बखूबी परिचित होंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में, टीवी में, मीडिया में हर जगह सर्वाधिक चर्चा इसके लक्षणों की ही होती है।
इसके लक्षण सामान्य रूप से सर्दी जुखाम के समान ही लक्षण होते हैं। सांस लेने में समस्या, खांसी, और इसमें गंध नहीं आती है और स्वाद भी चला जाता है। कुछ गंभीर मामलों में फेफड़े के संक्रमण का खतरा होता है। कभी कभी गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। इसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण इम्यूनिटी से जनित बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी लोगों के हार्ट अटैक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन लक्षणों पर बहुत ज़्यादा मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग इनसे बखूबी परिचित हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, इसकी जांच से संबंधित। इसकी जांच की विभिन्न तकनीकें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख तकनीक है RT-PCR। दोस्तों, RT-PCR का पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। दोस्तों, यह तकनीक कोरोना के साथ साथ अन्य भी पैथोजन संक्रमित बीमारियों के संबंध में पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि DNA से RNA बदलने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले कड़ी में जाना था कि कोरोना वायरस एक RNA वायरस है, और RT-PCR में कोरोना वायरस के RNA को DNA में बदला जाता है। अतः इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, क्योंकि हम इस प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन के उल्टे क्रम को अपनाते हैं। इसके लिए यानी कि RT-PCR तकनीकी से जांच के लिए नाक और गले से बलगम या लार का नमूना लिया जाता है। PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन DNA का एम्प्लीफिकेशन करके CT वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों, CT वैल्यू, जिसे साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कहा जाता है, यह एक तकनीकी टर्म है, लेकिन इसे सामान्य शब्दों में समझा जाए तो DNA की जो डबल बॉन्ड चेन होती है, उस चेन के कितने रिएक्शन के बाद हमें कोरोना वायरस संक्रमण का ज्ञान होता है, वही सीमा CT वैल्यू कहलाती है। यानी कि जब हम उस DNA का एम्प्लीफिकेशन करते हैं या उसकी फ़ोटोकॉपी बनाते हैं, तो कितने फ़ोटोकॉपी के बाद या कितने साइकिल घुमाने के बाद हमें कोरोना वायरस डिटेक्ट होता है या पता चलता है, ये CT वैल्यू कहलाती है। और जिस व्यक्ति की CT वैल्यू जितना कम होती है, उस व्यक्ति में कोरोना वायरस का प्रभाव या कोरोना वायरस लोड उतना ही अधिक होता है। इसे सामान्य शब्दों में समझें तो अगर किसी की CT वैल्यू 10 है, तो यानी कि उस जांच के दौरान 10 क्रम दोहराने के बाद ही हमें कोरोना का वायरस मिल गया। और किसी की CT वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब कि उस साइकिल को 30 बार घुमाने के बाद वो वायरस मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत के ICMR द्वारा जो मैक्सिमम CT वैल्यू घोषित की गई है, वो 35 है। यानी कि 35 साइकिल के बाद भी अगर कोरोना का वायरस डिटेक्ट नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, तो माना जाता है कि वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है। दोस्तों, अगला टेस्ट है रैपिड
एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट में व्यक्ति के रक्त में SARS-CoV-2 यानी कोरोना का वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी के आधार पर पता लगाया जाता है कि वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। यह विधि एक सीरोलॉजिकल टेस्ट या सीरोलॉजी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि संक्रमण के 2 सप्ताह के बाद ही प्रभावी होती है, क्योंकि संक्रमण के लगभग 2 सप्ताह बाद ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंटीबॉडी हमारा शरीर ही बनाता है। जब हमारे शरीर में कोई वायरस या अनवांटेड तत्व शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि रक्त का WBC श्वेत रक्त कणिकाएं उस पैथोजन के खिलाफ एक लेयर या दीवार को तैयार करती हैं या एक प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार करती हैं। यही प्रतिरक्षा तंत्र जो है एंटीबॉडी कहलाता है। तो जब कोरोना वायरस भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उस वायरस के खिलाफ एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो इस टेस्ट में हम ये जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोरोना से लड़ने वाला एंटीबॉडी है कि नहीं। यदि एंटीबॉडी पाया जाता है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है, क्योंकि एंटीबॉडी तभी बनेगी जब कोरोना वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। दोस्तों, अगला टेस्ट है एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट। यह विधि भी नाक और गले से प्राप्त बलगम और लार के नमूने पर आधारित है। इस विधि में वायरस के सतह या उसके अंदर पाए जाने वाले विशेष एंटीजन या प्रोटीन के आधार पर वायरस का पता लगाया जाता है। यह पॉइंट ऑफ केयर पर आधारित विधि है, जिसमें प्रयोगशाला के बाहर ही नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगली तकनीक है ट्रूनेट। ट्रूनेट एक चिप बेस्ड पॉइंट ऑफ केयर आधारित पोर्टेबल RT-PCR मशीन है जो SARS-CoV-2 के वायरस के RNA में पाए जाने वाले एंजाइम की जांच करता है। दोस्तों, अगली जो तकनीक है जांच की उसका नाम है कोविसेल्फ। कोविसेल्फ भारत की पहली सेल्फ टेस्ट किट है जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IMCR ने हाल में ही मंजूरी दी है। इस किट का निर्माण पुणे बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने तैयार किया है। इस किट के माध्यम से व्यक्ति अपने घर पे ही कोरोना के संक्रमण की जांच का पता लगा सकता है। इसके प्रयोग करने की विधि माई लैब ऐप के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसमें इससे संबंधित समस्त विधियों को क्रमिक रूप से बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कड़ी। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।